नमस्कार। डिकोड एग्ज़ाम द्वारा संचालित यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 क्रैश कोर्स के भारतीय भूगोल की आज की कक्षा में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में। ठीक, तो देखें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्लास शुरू होने से पहले हमको यह जान लेना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्लास के अंत में हमारे पास क्या क्या होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे साथ जो ये मैप लगा हुआ है, यह नक्शा लगा हुआ है, इस नक्शे में हम भारत की बाउंड्री को देख लें उत्तर में कि भारत की उत्तर की जो स्थिति है वो क्या है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इस तरह से, और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, काली वाली लाइन जहां हम अपना पेन चला रहे हैं, ये भारत की सीमाएं हैं। ऐसे ये भारत का विस्तार है। हालांकि हम लोग जब देखेंगे तो एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो ऊपर का पार्ट है यानी उत्तर का, इसमें इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो एरिया हमारा है, ये एरिया अब लद्दाख में आता है। राजनीतिक परिवर्तन के कारण ये लद्दाख में आता है। ये तो हो गई राजनीतिक स्थिति। अब चूंकि भारत के भौतिक स्थिति की हम बात करते हैं, प्राकृतिक विभाजन की जब हम बात करते हैं, तो हम ये जान रहे हैं कि उत्तर में क्रमशः हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये उत्तर में हिमालय रेंज, फिर मैदान के इधर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये मरुभूमि हमारी आ जाती है राजस्थान की। मैदान के ठीक नीचे हम देखते हैं तो पठारी क्षेत्र हो जाता है, और इसी पठारी क्षेत्र के ऐसे इर्द गिर्द तटीय मैदान हैं, और इन तटीय मैदान के बाद यहाँ जो ये समुद्र है अरब सागर, और ये इधर बंगाल की खाड़ी, तो इधर कुछ द्वीप पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हिमालयन रेंज की। तो जैसे ही हिमालय की हम लोग बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि हिमालय का निर्माण एक विशिष्ट प्रकार की भौगोलिक या भूगर्भिक हलचल का परिणाम है। तो इस परिणाम से पहले यदि हम बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है, या इस भौगोलिक स्थिति भूगर्भिक हलचलों की जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात तो यह पता चलती है कि हिमालय के उत्थान से पहले यहाँ जो ये काराकोरम रेंज इस तरह से विस्तृत, और काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, और यहाँ जो इसके इधर जो कैलाश श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय के उत्तर महान हिमालय होता है। महान हिमालय के उत्तर दक्षिण मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के दक्षिण शिवालिक श्रेणी। तो एक चीज हम लोग यह जान लें, इतनी बात करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य रहा कि हम लोगों को यह स्थिति क्लियर हो जाए कि जो सिंधु नदी का उद्गम अभी हम लोग देखेंगे, तो सिंधु नदी के उद्गम के विषय में हम यह जान रहे हैं कि सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास शेरमुख या मानसरोवर झील के नजदीक से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब चूंकि सिंधु नदी किसका पार्ट है, कैलाश पर्वत श्रेणी किसका पार्ट है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और ट्रांस हिमालय की स्थिति हम देखते हैं तो कैलाश पर्वत श्रेणी हमारी कहाँ आ जाती है, लद्दाख के जास्कर के पूर्व में आ जाती है, यानी कि यह तिब्बत में पड़ता है। इसका मतलब यह है कि कैलाश श्रेणी जब तिब्बत में है और यह इसी के पास से मानसरोवर झील है, और यह इसके पास से सिंधु नदी का उद्गम है, सिंधु नदी का स्रोत है। तो सिंधु नदी जब निकलती है तो भारत में इसका स्रोत नहीं है, यह भारत के बाहर इसका स्रोत है। अब जब ये भारत के बाहर इसका स्रोत है तो यह कहीं ना कहीं से भारत में आएगी, कहीं ना कहीं से घुसेगी, इंटर करेगी। तो पहली बात तो यह हो गई कि हमारा जो प्रश्न आएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, भारत में इसका प्रवेश कहाँ से है। अब जब यह भारत में जाएगी तो अब यह समझिए कि यहाँ से इसका उद्गम है, और यहाँ से उद्गम के बाद नदी ऐसे आगे चल रही है। तो जब नदी आगे चल रही है तो इसका राइट हैंड किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया। तो अब जो लेफ्ट है इधर से जो
आकर के इसके साथ नदियां मिलती हैं, ये इसकी बाएं साइड से मिलने वाली नदियां कहलाएंगी सहायक नदियां, और ये दाहिने साइड से मिलने वाली नदियां कहलाएंगी। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, एक तो ये मुख्य नदी हो गई जो यहां से शुरू होती है और आगे बढ़ती चली जाती है, इसको हम मुख्य नदी के रूप में जानते हैं। और इसी में जो ये इस तरीके से आकर के नदियों का संगम होता है, कई छोटी छोटी नदियां जो इस मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं, और इस मुख्य नदी में मिलने के साथ ही इस मुख्य नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं और इनका अपना खुद का अस्तित्व इसी संगम पर समाप्त हो जाता है। तो इनको हम सहायक नदियों के रूप में जानते हैं और इनको हम मुख्य नदी के रूप में जानते हैं। तो यहां जो हमारी मुख्य नदी हो गई ये सिंधु नदी हो गई, और सिंधु नदी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही, तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो कई नदियां आकर के मिल रही हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले तो ये जास्कर अपनी सहायक नदियों के साथ आकर के मिल रही है। अब सिंधु नदी भारत में यहां से प्रवेश कर रही है, तो दूसरा प्रश्न हमारा यह बनता है कि ये प्रवेश कहां से कर रही है, और चूंकि जब इसका डायरेक्शन इस तरह से है तो बाएं से मिलने वाली सबसे पहली नदी ये कौन सी है, जास्कर, और ये प्रवेश कहां से कर रही है, अभी उस पर्टिकुलर जगह का नाम हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये किस रीजन में आ गया, तो अब ये लद्दाख में आता है। आपको इस विषय में कोई कंफ्यूजन हो या भ्रम हो तो पहला वीडियो जो पड़ा हुआ है भारत की अवस्थिति और विस्तार, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। वहां हम लोगों ने नए मैप का, जो पॉलिटिकल नया मैप जारी हुआ है, उसका इस्तेमाल किया है। ठीक, तो यहां जास्कर अपनी सहायक नदियों के साथ मिल रही है, यहां तक स्थिति क्लियर हो गई। ये बाएं से मिलने वाली पहली नदी, सिंधु नदी की यात्रा आगे बढ़ती है तो यहां इस जगह पर आकर के श्योक नदी मिलती है। अब श्योक नदी जो है, श्योक नदी का उद्गम भी यहां से हो रहा है, और श्योक नदी इस तरह से चलते हुए आ रही है। ठीक, यहां से एक नदी श्योक के साथ आकर के मिल रही है, और इसी जगह पर श्योक के दाहिने तरफ से मिलने वाली नुब्रा नदी यहां मिलती है, और ये श्योक नदी भारत में आकर के यहां मिल रही है। अब जब ये आगे बढ़ती है नदी, तो अब यहां से श्योक की भूमिका खत्म, ये नदी आगे बढ़ रही है, यहां से गिलगित नदी आकर के इसमें मिल रही है। ठीक, और इधर से किशन गंगा नदी आकर के इसमें मिल रही है, ये किशन गंगा हो गई। अब चूंकि सिंधु नदी का विस्तार आगे होता है, अब जब सिंधु नदी का विस्तार आगे होता है तो सिंधु नदी कहां पहुंचती है, अब भारत के बाहर भी निकलेगी। तो जब भारत के बाहर निकलती है तो यहां से ये भारत के बाहर निकलती है। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज हम लोग ये देखते हैं कि सिंधु नदी अभी तक जो पश्चिम की यात्रा कर रही थी, ऐसे अचानक यहाँ एक मोड़ लेती है, और यहाँ से फिर ये मोड़ लेने के बाद ये किधर उतरती है, दक्षिण की तरफ तीखा मोड़ बनाती है, और इसी जगह पर बाएं से एक नदी जाकर के मिल रही है, गंगा। ठीक, और ये सिंधु नदी फिर आगे आकर के यहां निकलती है, तो इसका मतलब कि इस मोड़ की भी कुछ भूमिका होगी। ये तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा। अब ये भारत में यहां से निकल रही है, तो वो जगह कौन सा होगा, ये चौथा प्रश्न। अब इसके बाद सिंधु नदी हमारी आगे बढ़ती है। अब सिंधु नदी की यात्रा जब आगे बढ़ रही है ऐसे, तो अब हम देखते हैं कि इस जगह पर कौन सी नदी आकर के मिल रही है, ये कुर्रम नदी, काबुल नदी यहां से निकल रही है, और यहां मिलने से पहले काबुल में स्वात नदी, जो यहाँ स्वात घाटी का निर्माण करती है, ये आकर के मिलती है, ये स्वात नदी, और इसी काबुल नदी में ये कुनार नदी भी आकर के मिलती है अपनी सहायक नदियों के साथ। तो ये काबुल नदी आकर के यहाँ अटक के पास मिलती है। इसके बाद यानी कि श्योक, गिलगित, काबुल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुर्रम नदी यहाँ से शुरू हो रही है, और अपनी सहायक नदियों तोची के साथ आकर के यहां मिल रही है। कुर्रम के ठीक नीचे गोमल नदी यहां से शुरू हो रही है, और कुंदार नदी आकर के गोमल में यहां मिलती है, और गोमल की सहायक झोब नदी इसके साथ मिलकर के गोमल के रूप में आकर के ये यहां मिलन होता है। अब यहां से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां, तो यहां हम देखते हैं कि ये मिठान कोट से पहले ये पंचनद की नदियां जो मिल रही हैं, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं,
तो पंचनद की नदियों में मिलने वाली जो मुख्य नदी है वो सतलज, यानी कि भारत की जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा के बाहर से एक और नदी का उद्गम होता है जो सिंधु के ही पास है, और यह नदी कहलाती है सतलज नदी। और इस सतलज नदी में यहां से निकली हुई ब्यास नदी अमृतसर से थोड़ा सा आगे आकर के यहां मिलती है, सतलज के रूप में आगे बढ़ती है। और ब्यास नदी के ठीक बगल से यहां से रावी नदी निकलती है, और ये रावी नदी आकर के किस में मिलती है, ये चेनाब में मिलती है। अब चेनाब नदी की जब स्थिति हम देखते हैं तो यहां से हिमाचल प्रदेश से चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से, दो जल धाराओं के संगम से ये चिनाब नदी का विकास होता है, और चिनाब नदी में ही आगे आकर के यहां से निकलने वाली नदी झेलम नदी आकर के इस चिनाब नदी में यहां मिलती है, और ये यहां सतलज में आकर के इस जगह पर ये लोग मिलते हैं, यानी कि भारतीय सीमा के बाहर। और ये सभी नदियां फिर सतलज नदी में पंचनद के रूप में ये आगे बढ़ती हैं और एक धारा बन करके मिठानकोट से पहले मिलती हैं। ये हमें पढ़ना है। लेकिन इससे भी पहले बाएं तरफ से मिलने वाली एक और नदी है जिसे हम सोहन नदी के रूप में जानते हैं, जो अटक से थोड़ा सा आगे, यानी काबुल के संगम से कुछ आगे आकर के सोहन नदी इसमें मिलती है। जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो सोहन घाटी, बेलन घाटी हमें पढ़ना पड़ता है। अब चूंकि स्वात घाटी यहीं पर है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है, बड़ी खूबसूरत चीज। तो यहां तक तो हम लोग समझ लिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब पढ़ेंगे कैसे, तो कैसे पढ़ेंगे का जवाब यह है कि शुरुआत में तो हम लोग इसकी अवधारणा को समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, और फिर कुछ नोट्स हमारे पास हो जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हमारे पास नोट्स के रूप में कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक। और तीसरी सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि हमारा रिवीजन हो जाएगा, यानी कि क्लास जब खत्म होगा तो क्लास के खत्म होते ही हमारे पास तीन चीजें हो जाएंगी। एक तो हमारी समझ विकसित हो जाएगी इस टॉपिक को लेकर के, दूसरा चीज कि हमारे पास नोट्स हो जाएगा, और तीसरी बात क्या हो जाएगी कि प्रश्नोत्तरी यानी एमसीक्यू के माध्यम से हमारी पुनरावृत्ति या अंग्रेजी में जिसे रिवीजन कहते हैं वो हो जाएगा, जिससे इस टॉपिक पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। देखें कि अब हम लोग विषय प्रवेश शुरू करें। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब कुरुक्षेत्र की तैयारी हो गई थी तो उस कुरुक्षेत्र की तैयारी में तात श्री पितामह भीष्म अपने शस्त्रों को धार दे रहे थे। उसी समय महाराज विदुर आए। महात्मा विदुर ने कहा कि तात श्री आप अपने शस्त्रों पर धार दे रहे हैं। बड़ा सुंदर जवाब दिया तात श्री पितामह भीष्म ने। इन्होंने कहा कि प्रत्येक योद्धा को अपने अस्त्र शस्त्रों के सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ता है विदुर। इसका मतलब यह है कि अब यहां रणभेरी बच चुकी है और प्रत्येक योद्धा तैयार हो रहा है, तो हमें भी अपनी तैयारी को लेकर के सजग हो जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है, इस कहानी का सार यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी का सबसे बड़ा महोत्सव, सबसे बड़ा उत्सव या सबसे बड़ा युद्ध या सबसे बड़ा समर परीक्षा होती है। और परीक्षा तिथि की घोषणा यानी नोटिफिकेशन जैसे ही आयोग से आ गया तो प्रत्येक परीक्षार्थी अपनी कमर कस रहा है और अपने अस्त्र शस्त्रों का, अपने ज्ञान का, अपनी पूंजी का वर्धन कर रहा है या उस पर धार चढ़ा रहा है। तो आपकी इस धार को और तेज करने के लिए आपकी सहयोगी संस्था डिकोड एग्जाम ने एक टेस्ट सीरीज शुरू किया है, और मुझे लगता है कि यह टेस्ट सीरीज आपके प्रयास को और गति प्रदान करेगा। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें टोटल 25 टेस्ट हैं और एक लंबी टेस्ट श्रृंखला है। 25 टेस्ट की एक लंबी श्रृंखला है, और इसका गुणवत्ता आपको यदि चेक करना हो, आपको यह जानना हो कि यह कितनी उपयोगी है आपके लिए, तो आप एक काम करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ, डेमो पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करिए और गुणवत्ता को चेक करिए, और गुणवत्ता चेक करने के बाद मुझे लगता है कि आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे और आप
फिर अगला प्रोसेस ये करेंगे कि आप ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके हमें इस पर मैसेज करेंगे। ठीक, या तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे या इस नंबर पर मैसेज करेंगे। और मैसेज करने के साथ ही एक अभूतपूर्व सहयोगी के रूप में मैं का मतलब यहां पर है कि डिकोड एग्जाम आपकी सहायता के लिए, आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। तो यहां तक हम लोग अब समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अपने विषय पे आते हैं। देखिए, बड़ी चीज यह है कि इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने एक डिस्कस किया था। वो डिस्कस ये था कि ये भारत का जो एरिया है, यह भारत भूमि, इस भारत भूमि में हम लोग अपवाह तंत्र की यदि बात करेंगे तो दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एक तो यह प्रायद्वीपीय भाग जो हमारा है, प्राचीनतम भूखंड, दूसरा ये नवीन बलित पर्वत का उदाहरण हिमालय, और इन दोनों के बीच में स्थित नदियों द्वारा अपवाहित यह गंगा का मैदान। हालांकि कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि सर ये राजस्थान को भी आपने, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों इस पूरे एरिया को हमने गंगा के मैदान के रूप में या उत्तर के विशाल मैदान के रूप में हमने इसको शामिल किया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। आप चाहें तो इधर से नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे, बड़े बड़े आराम से शार्टली कई फैक्ट हम लोगों को मिलेंगे। वापस आते हैं हम लोग। तो यहां जब ये तमाम नदियों को हम लोग देखते हैं और हमें यह पता है कि भारत में 4000 छोटी बड़ी नदियां, 113 छोटे बड़े बेसिन हैं, नदी बेसिन है। तो यहां पर दो अपवाह प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक की तो बहुत बड़ी द्रोणी होती है और इसका गुण यह होता है कि यह वर्ष पर्यंत बहती रहती है। दूसरे की कंडीशन यह है कि अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होती है और विसर्प का अभाव होता है, यानी कि दोनों अपवाह तंत्र में एक अलग अलग विभिन्नता या विशेषता देखने को मिलती है। इस पर यदि आपको देखना हो तो इसके पहले का वीडियो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, वहां हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हो जाएंगी और ये हिमालयी नदियां हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि उद्गम को देखा जाए तो उद्गम के आधार पर दो प्रवाह प्रतिरूप हो गए, अपवाह तंत्र हो गए। एक तो हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। दोनों में विशिष्टता भी है, इसलिए दोनों में तुलना भी है। इस तुलना को हम लोग पिछले कक्षा में डिस्कस किए हैं। कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग एक चीज ये जान लें कि ये जो अपवाह तंत्र का विकास हुआ ये कैसे हुआ। तो अब एक चीज ये पहले समझिए कि यहां से सिंधु नदी का उद्गम, ठीक, और यहीं से सतलज का उद्गम और यहीं से ब्रह्मपुत्र का उद्गम। लेकिन जब गंगा के उद्गम की बारी आती है तो गंगा नदी महान हिमालय से निकलती है और इसका जो शिवालिक का विस्तार है, अनुदैर्ध्य विस्तार जो है, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। एक चीज, दूसरा प्रश्न ये खड़ा करता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी भी इधर बहती है समानांतर और यहां आकर के दक्षिण की तरफ एक तीखा मोड़ बनाती है। ऐसे ही सिंधु नदी आगे बढ़ती है और यहां आकर के एक तीखा मोड़ बनाती है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। तो इसके पीछे की अवधारणा यह कही जाती है कि प्राचीन काल में, बहुत पहले की बात है, एक विशाल नदी तंत्र हुआ करता था जिसे इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता था। और यह इंडो ब्रह्म नदी आसाम से लेकर के पंजाब तक बहती थी और यह पानी कहाँ गिराती थी? अरब सागर में, यानी पूर्व की तरफ टेथिस भूसन्नति में इसका पानी गिरता था। यह चीज क्लियर हो गई। लेकिन कालांतर में यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट के टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय के उत्थान ने इन नदियों के प्रवाह को अवरुद्ध किया। धीरे धीरे हिमालय का उत्थान होता गया। परिणाम स्वरूप इन नदियों ने अपना मार्ग न बदल करके ये नदियां लगातार बहती रहीं और इन नदियों के द्वारा हिमालय को काटा गया, जिसका प्रमाण है सिंधु गार्ज,
कोरबा गार्ज, ये प्रमाण है। तो अब इनको काट करके अपने प्रवाह प्रतिरूप को उसी तरह से बनाया गया, निरंतरता इनमें बनी रही। लेकिन जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इस ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय को काटा गया और धीरे धीरे महान हिमालय ऊपर उठता गया। क्यों ऊपर उठता गया? तो ये यूरेशियन प्लेट्स के नीचे दबाव पड़ रहा था भूगर्भ में, किसका? भारतीय प्लेटों का। और यहां से जो अवसाद निक्षेप हो रहे थे महान हिमालय से और लगातार वर्षा जो हो रही थी, उससे क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है। किसमें? महान हिमालय में। और यह अपर्दन महान हिमालय के दक्षिण पाद में इकट्ठा हो रहा है। यानी कि अब महान हिमालय की स्थिति जो है, इसमें क्षरण हो रहा है, अपर्दन हो रहा है बरसात के कारण। और ये महान हिमालय लगातार ऊपर उठता चला गया और हिम रेखा के ऊपर उठने के कारण इसकी चोटियों पर बर्फ जम जाता है। और बर्फ जमने का परिणाम यह होता है कि जो क्षरण हुआ है बरसात के कारण, वहां घाटियां बनती हैं और क्या होता है कि उससे नदियों का प्रवाह शुरू होता है। तो यहां अभी तक हमने देखा कि ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो अपने महान हिमालय को काटकर अपने प्रवाह को पूर्ववर्ती बनाए रखे, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदी कहा गया। लेकिन जब महान हिमालय की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर पहले घाटियां बनती हैं, फिर उसके बाद हिमनदों से नदियों का विकास होता है। तो ये अनुवर्ती नदियां कह रही, जैसे गंगा और यमुना नदियों का उदाहरण जो है अनुवर्ती नदियों में होता है। किसमें? महान हिमालय के लिए ये अनुवर्ती नदियां हैं। लेकिन एक बार जब ये महान हिमालय में घाटियों का निर्माण हो गया और ये नदियों का विकास हुआ, लेकिन अभी भी क्या है कि यहां पर स्थिति रुकी नहीं है। ठीक, अभी यही परिस्थिति रुकी नहीं है, क्योंकि यहां से प्लेटों का ये जो खिसकाव है, प्लेटों का खिसकाव उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। और उत्तर पूर्व की ओर खिसकाव होने का अर्थ यह हुआ कि महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय का विकास होता है, महान हिमालय के दक्षिण में। और लघु हिमालय के विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये नदियां इसको काटने लगती हैं और ये लघु हिमालय के लिए पूर्ववर्ती नदियां कहलाई। लेकिन लघु हिमालय के दक्षिण में कहा जाता है कि ये जो शिवालिक की एक संबद्ध श्रृंखला यहां से यहां तक फैली हुई है, यह श्रृंखला उसी महान इंडो ब्रह्म नदी यानी शिवालिक नदी का विस्तार रहा, जिस पर कि शिवालिक नदी का उत्थान होता है। हालांकि इसके कई तर्क जो है इसके विरोध में भी दिए जाते हैं और पक्ष में भी तर्क हैं, विपक्ष में भी तर्क हैं। क्लास 12th की पुरानी वाली एनसीईआरटी में इसको बड़े विस्तार से समझाया गया है। खैर हम लोगों का वो विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसकी भूमिका समझने के लिए हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही शिवालिक का उत्थान होता है, इसी समय पोतवार बेसिन यानी पोतवार पठार के ऊपर उठने और दिल्ली, अरावली, कटक, ये जो कटक रिज है, इसके ऊपर उठने से ये जो इंडो ब्रह्म नदी थी, शिवालिक नदी थी, इसका क्या होता है? मार्ग अवरुद्ध होता है और यह जो नदी तंत्र है वह पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। तो अब यहां से दो चीजें निकल करके आई कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये पहले से ही विद्यमान थी ये नदियां, और इनका जो अवसादन होता था वो टेथिस भूसन्नति में होता था। यानी कि यह ट्रांस हिमालय की नदियां थी और यह पहले से ही थी, और हिमालय के उत्थान के बाद भी यह हिमालय को काटती गई। इसी का परिणाम रहा कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी ने, यदि दिहांग महाखड्ड की बात की, दिहांग महाखड्ड बनाया नामचा, बरवा और ग्यालापेरी के निकट, तो बुंजी के निकट सिंधु नदी ने भी एक महान कैनियन यानी गार्ज का निर्माण किया, महाखड्ड का निर्माण किया। यहां तक हम लोग समझ लिए। तो अब दो चीजें निकल करके हमारी आती हैं कि एक तो पश्चिम की तरफ यहां बहने वाली सिंधु नदी से सिंधु नदी तंत्र निकला और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र निकला। लेकिन यहां जो पहले घाटियां बनी और हिमनद बने, तो यहां से गंगा और यमुना का एक
क्षेत्र निकला, यानी कि अब हमारे पास यहां तक जानकारी निकल करके आ गई। अभी तक हम लोग कोई चर्चा नहीं किए थे, अब जानकारी हमारे यहां निकल करके आती है कि हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये 3 नदी तंत्र हमारे पास आए, जिनके जलोढ़ निक्षेपों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। यहां तक हम लोग समझ लिए। तो अब थोड़ा सा रिवीजन में हम लोग ये चाहेंगे कि पूर्व वाहिनी मुख्य नदियां जो बंगाल की खाड़ी यानी कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में ये नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी नदियां पूर्व वाहिनी, नर्मदा, तापी, नर्मदा, इसी तरह से साबरमती, लूनी और माही नदियों को हम लोग पश्चिम वाहिनी के रूप में समझते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देख लिया जाए कि सिंधु नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का विकास कैसे हुआ, इसके प्रवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, हम लोगों ने ये जाना। अब थोड़ा सा यहाँ अब हम लोग देखेंगे अपने मूल प्रश्न के ऊपर। मूल प्रश्न जो हमारा ये है, तो भारत का ये जो नक्शा है, ये नक्शा, ये भारत के नक्शे की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। अब चूंकि यहां तक और ये इस तरह से काटा गया है, ये इसलिए क्योंकि ये वाला जो एरिया हम लोगों का है, ये वाला, ये भारत का, इसको पीओके के रूप में लोग समझते हैं, ये पीओके है, ठीक। हालांकि अब जो है नक्शे में काफी संशोधन होने के बाद यह एरिया हमारा, ये जो एरिया है, अब ये लद्दाख रीजन में आता है। ये अलग बात है कि राजनीतिक रूप से हम इसको छोड़ रहे हैं नक्शा बनाने में, लेकिन हम इसको उसी रूप में समझेंगे, संपूर्ण भारत भूमि को हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग पीछे हमने जैसा कि पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली यह नदी सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो कैलाश पर्वत के पास, यानी कि ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वत की श्रेणी के पास मानसरोवर झील के निकट स्थित कौन सी, चेमायंगडुंग ग्लेशियर से यह नदी निकलती है, जिसके बारे में हमें सूचना दिया था स्वामी प्रणवानंद ने 1930 में। इन्होंने बताया कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, ठीक। तो अब यहां तक इसके उद्गम की यदि हम बात करें तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी के नजदीक मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब यह जब सिंधु नदी का उद्गम हो गया और सिंधु नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे यहाँ यह भारत में प्रवेश करती है, कहां से, दमचौक से। भारत में यह दमचौक से इसने प्रवेश किया तो बाएं तरफ से सबसे पहले जो नदी मिलती है वो नदी है जास्कर, यहां से जास्कर मिलती है। अभी हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों के बारे में, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो ये जास्कर हमको मिलती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बुंजी गार्ज। आगे चल करके जब एक महाखड्ड का निर्माण करते हैं, यानी कि अचानक यह दक्षिण की तरफ मुड़ती है और दक्षिण की तरफ मुड़ करके एक गहरे कैनियन का निर्माण करती है, उसे बुंजी नामक जगह पर, तो उसको हम लोग सिंधु गार्ज या बुंजी गार्ज के रूप में समझते हैं, ठीक। यही बुंजी गार्ज से कुछ आगे एक नदी मिलती है इसमें गंगा के नाम से, या किशन गंगा इसको हम लोग समझेंगे, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे ही यहां से आगे हमारी सिंधु नदी की यात्रा आगे बढ़ती है तो यहां आकर के एक नदी मिलती है सोहन नदी। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब सोहन नदी बाएं से मिलने वाली नदी है। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पंचनद की नदियां आकर के मिलती हैं, जिसे कि पंचनद में कौन कौन सी नदियां, सतलज, ब्यासा, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, बहे पंजाब। ये हमारे गांव में कहावत कही जाती थी, बचपन में हम लोगों ने इसको सुना है। तो इसको पंचनद की नदियां कहते हैं, यानी कि पंचनद में सतलज, ब्यासा, रावी, चिनाब, ये सारी नदियां यहाँ के बाद एक सतलज के रूप में यहाँ आती हैं और इसमें मिलती हैं।
यहां तक हम लोग समझ गए कि बाएं से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो अब दाहिने से मिलने वाली नदियों की हम लोग बात कर लें। और चूंकि दाएं से मिलने वाली नदी श्योक नदी है, श्योक नदी का उद्गम यहां से हो रहा है और इस उद्गम के साथ ही यहां पर श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी, और ये आकर के मिलते हैं। और ये भारत में ये नदी किसके साथ मिलती है? सिंधु नदी के साथ, श्योक। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो श्योक के बाद गिलगित नदी आकर के मिलती है। गिलगित के बाद काबुल नदी अपनी सहायक नदी स्वात के साथ आती है, और ये स्वात नदी और ये कुनार नदी, ये काबुल से काबुल नदी जहां मिलती है इसको हम लोग कहते हैं अटक, यानी कि अटक के पास, अटक नहीं, अटक के ही पास काबुल नदी अपने स्वात नदी, सहायक नदी है स्वात की, काबुल की स्वात नदी, तो इसी के साथ आकर के अटक के पास मिलती है। काबुल के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक नदी है कुर्रम, ये आकर के मिलती है। कुर्रम नदी की जो सहायक नदी है इसको हम लोग तोची के रूप में जानते हैं, तो ये इसके आगे आकर के मिलते हैं, यानी कि सोहन नदी जहां मिल रही है इसके बाद दाहिने तरफ से आने वाली कुर्रम नदी तोची अपनी सहायक नदी के साथ मिलती है। कुर्रम के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नदी मिलती है गोमल। गोमल नदी अपनी सहायक नदी झोब और कुंदर के साथ आकर के गोमल नदी इसमें मिलती है। और फिर यहां से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो कराची के पास ये नदी सिंधु नदी अपना जल विसर्जित करती है, यानी कि अरब सागर में इसका संगम होता है। यहां तक हम लोगों ने जान लिया। तो अब नोट्स के रूप में इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो नोट्स के रूप में हमें यह जानना है कि इसका उद्गम कहां से हुआ, भारत में प्रवेश कहां से हुआ, भारत में निकास कहां से हुआ, और चूंकि दाहिने और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और इनकी लंबाई जो है अपने उद्गम से लेकर के संगम तक इन सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना होगा। इन सारे प्रश्नों को फैक्ट के रूप में हम लोग कैसे समझेंगे, तो अब यहां देखते हैं। तो इसका उद्गम जैसा कि हम लोगों ने बात किया, अभी इस नक्शे पर डिस्कशन के बाद हमारे पास जो निष्कर्ष आता है वो ये है कि कैलाश पर्वत, चिमायंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील इसका उद्गम है। 1930 में स्वामी प्रणवानंद ने इसको बताया था, इसके बारे में जानकारी दी थी, इसके उद्गम के बारे में। संगम इसका अरब सागर में, अरबियन सी में इसका संगम होता है। और भारत में प्रवेश, ये भारत में यहाँ जो प्रवेश करती है ये दमचौक से इसका प्रवेश होता है, और निकास जो है वो चिल्लास से इसका निकास होता है। किसका? यहाँ जो जगह है चिल्लास, यहां से इसका निकास होता है, यानी चिल्लास से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो अब उद्गम से लेकर के संगम तक इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। लेकिन यदि भारत में हम बात करें, यानी कि दमचौक से लेकर के चिल्लास तक की हम बात करें, तो दमचौक से लेकर चिल्लास तक की भारत में इनकी यात्रा 1114 किलोमीटर है। अब भारत से निकल करके मिलने वाली जो नदियां हैं, तो भारत से निकल करके मिलने वाली एकमात्र नदी चिनाब नदी है। किसमें? सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जो भारत से जिसका उद्गम है और जाकर के मिलती है इसमें, वो एकमात्र नदी चिनाब है। और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस बुंजी के बारे में, जिसकी गहराई 5181 मीटर गहरा गार्ज ये सिंधु नदी बनाती है। तो सिंधु नदी जम्मू में बुंजी नामक स्थान पर 5181 मीटर गहरा गार्ज बनाती है, जिसे सिंधु गार्ज के रूप में हम जानते हैं। यहां तक हम लोग समझ लिए। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि बाएं ओर से मिलने वाली नदियां, यानी कि ये पंचनद, सोहन नदी, ये गंगा, जास्कर, इसके अलावा कुछ अन्य नदियां हैं। तो पंचनद मिठानकोट में, जास्कर सियांग, हुंजा, सिगार, और ये बाएं से मिलने वाली नदियां हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में काबुल नदी अटक के पास मिलती है, और यहीं पर स्वात घाटी का निर्माण भी होता है। ये अटक है, यहाँ पर काबुल नदी मिल रही है। लेकिन दाएं ओर से जब हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी नदी मिल रही है?
अपनी सहायक नदी के साथ श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल ये, लेकिन इसके अलावा तोची, बिवोवा, संगर और गोमल कुछ अन्य नदियां भी हैं। तो इस तरह से बाएं ओर से और दाएं ओर से मिलने वाले नदियों के बारे में भी हम लोग समझ लिए। तो अब कुल सहायक नदियों की यदि बात कर ली जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगित ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम लोग बात करेंगे जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में। तो पहले जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में हम लोग समझना चाहेंगे। जैसे ये नदी यहां से निकल करके और यहां तक ये नदी पहुंच रही है, तो इसके बीच में ये जो एरिया जहां से ये बारिश का पानी प्रवाहित होता है या जल निकास इस नदी में होता है, तो इस पूरे क्षेत्र को हम नदी बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे। यानी कि यहां से भी पानी कहीं ना कहीं इसी नदी में विसर्जित हो रहा है और यह नदी अपने उद्गम के बाद अन्य स्रोतों से पानी इकट्ठा करते हुए अपने संगम तक पहुंचती है। तो इसको हम लोग जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ स्रोत से लेकर के यहाँ संगम तक के बीच में एक बड़ा एरिया सिंधु नदी का आता है। इसको कितना क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो पूरा का कुल इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन भारत में यदि हम बात करेंगे, यानी कि धमचौक से लेकर के चिल्लास तक की यदि हम लोग बात करेंगे, तो भारत में इनका जो एरिया है वो 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। तो अब हम लोग एक चार्ट के रूप में अब चीजों को कंक्लूड करेंगे सिंधु नदी के बारे में। जो हमने अभी तक पढ़ा था उसको नोट्स के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, फैक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग देख ले। ठीक, तो सिंधु नदी उद्गम कहां से? मानसरोवर झील के पास चेमायंगडुंग ग्लेशियर। संगम कहां है, निकास कहां है? कराची के पास, अरब सागर में। सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, सियांग, शिगार, गिलगित। नगर कौन कौन से हैं? सखूर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान जो पाकिस्तान में पड़ता है। परियोजना सिंधु नदी पर कोई भी परियोजना, प्रॉपर सिंधु नदी पर एक भी परियोजना नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक, सतलज नदी जिसका प्राचीन नाम सतुद्री भी था, तो ये राकसताल झील से निकलती है जो मानसरोवर के ही निकट से है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम लगभग एक ही जगह से है, कैलाश श्रेणी से ही इनका निकास है, मानसरोवर के ही आसपास से। तो सतुद्री का जो निकास है सतलज का वो राकसताल झील से। संगम कहाँ है? तो कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में ब्यास नदी में इसका संगम होता है पहला, और दूसरा ये मिठान कोट में जाकर के सिंधु नदी में यह मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं सिप्ती और बास्पा। नगर कौन कौन से हैं? लुधियाना, फिरोजपुर, बहावलपुर। परियोजना कौन सी है सिंधु नदी पर? भाखड़ा नंगल यानी गोविंद सागर बांध, नाथपा, झाकरी बांध और कोल बांध, ये सतलज नदी पर परियोजना है। झेलम जिसका पुराना नाम बितस्ता था, कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है और शेषनाग पीर पंजाल। ठीक, ये त्रिमु के निकट चिनाब नदी में मिलती है। किशन गंगा, नीलम या लिद्दर, करबेस पूछ इसकी सहायक नदियां हैं। श्रीनगर, इसके किनारे पर एक नदी है, नगर है श्रीनगर। और किशन गंगा और तुलबुल परियोजना किस पर स्थित है? झेलम नदी पर। चेनाब जिसका प्राचीन नाम अस्किनी, लाहुल में 12 लाचा दर्रे के विपरीत ये चंद्रभागा नदी से, चंद्र और भागा की दो धाराओं के मिलने से ये बनती है और यहां से ये चेनाब के रूप में आगे बढ़ती है। त्रेमू के निकट ये भी झेलम नदी में ये मिलती है। रावी, चंद्रा और भागा इसकी सहायक नदियां हैं। सलाल बांध, दुलहस्ती बांध, बगलिहार बांध है इसकी, इस पर बने हुए परियोजनाओं का नाम है। रावी जिसे पुरुषणी या इरावती कहा जाता है, हिमाचल के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से ये रावी नदी निकलती है। झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में इसका संगम होता है। लाहौर और चंबा क्या है? इसके किनारे बसे हुए नगर हैं। थीन बांध है इसकी, इस पर एक परियोजना है। आगे ब्यास या बिपाशा नदी की हम लोग बात कर लें तो ये भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है, हिमाचल से ही।
और हरिके के पास सतलज नदी में इसका संगम होता है। पार्वती, सेंज, तीर्थन और उहल इसकी सहायक नदियां हैं। मंडी एक शहर है जो इसके किनारे पर बसा हुआ है। पोंग व हरिके बांध इस पर बने हुए परियोजनाओं का नाम है। यहां तक हम लोग सिंधु नदी के बारे में समझ लिए। तो अब चूंकि इससे जुड़ा हुआ यह नदी कितने देशों की यात्रा कर रही है? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। निश्चित रूप से ये जो छोटा वाला हमारा पड़ोसी है, थोड़ा सा बदमाश टाइप का है ना, छोटा वाला पड़ोसी जो यहाँ पश्चिम में निवास करता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे, छोटा भाई अपना। तो ये पड़ोसी को भी समस्या हुई कि नहीं ये भारत के साथ निकल रहा है तो बड़ा समस्या हो जाएगा। तो जो पड़ोसी होता है वो जिद तो करता ही है। खैर, तो सिंधु जल समझौते में एक विवाद था कि भाई ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच से होकर के बहती है, तो कौन सा देश, कहीं ऐसा ना हो कि ये हथियार बना लिया जाए और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। तो एक समझौता हुआ और इस समझौते से पूर्व 1959 में सिंधु बेसिन सलाहकार बोर्ड विश्व बैंक द्वारा बनाया गया। कब विश्व बैंक ने तैयार किया इसको? 1959 में। और 1960 में यानी 19 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में सिंधु जल समझौता हुआ। किसके किसके बीच में? अयूब खान और चाचा नेहरू के बीच एक समझौता होता है, जिसके अनुसार यह कहा गया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कहीं कहीं हमको मिलता है कि 20% नदियों का 20% पानी का ही उपभोग भारत करेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम लोग विस्तार देंगे कि पूर्वी नदियों का पानी भारत और पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। अर्थात ब्यास, रावी तथा सतलज नदियों के पानी का 80% उपभोग भारत करेगा और सिंधु, झेलम तथा चेनाब नदियों के जल का उपभोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और कुल मिलाकर के यदि कंक्लूजन देखा जाए, यहां पर आप स्पष्ट हो लें कि केवल 20% जल का ही उपभोग भारत करेगा और 80% पाकिस्तान करेगा। लेकिन जब यदि नदियों के बारे में पूछा जाए कि कौन कौन सी नदी के पानी का उपभोग करने का अधिकार भारत को दिया गया सिंधु जल समझौते में, तो ब्यास, रावी और सतलज, यानी कि ये सतलज नदी, इसके पानी का, रावी नदी और ये ब्यास नदी का, इन नदियों के पानी का उपभोग कौन करेगा? भारत करेगा। लेकिन झेलम, चेनाब और ये सिंधु नदी, इसके पानी का उपभोग कौन करेगा? इसके पानी का उपभोग पाकिस्तान करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोआब के बारे में कि दोआब क्या। अभी जल ग्रहण क्षेत्र की हम लोग बात किए, तो जल ग्रहण क्षेत्र जहां से आता है, पानी जहां से आता है, नदी बेसिन जहां से आता है, उसको प्रकारांतर से, शब्द को ध्यान दीजिएगा, प्रकारांतर से हम दोआब कह सकते हैं। तो कौन कौन से दोआब हैं? दोआब को समझने के लिए कि दो नदियों के बीच के भूमि क्षेत्र को हम दोआब के रूप में समझते हैं। ठीक, अब यहां जब हम दोआब की बात करेंगे तो हमें ये जान लेना होगा कि कौन कौन से दोआब में इस पूरे अपवाह तंत्र को वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले तो बिष्ट दोआब की हम लोग बात कर लें। पहला जो बिष्ट दोआब है, ये सतलज और ब्यास नदियों के बीच का जो यह क्षेत्र है, इसको हम लोग बिष्ट दोआब के रूप में जानते हैं। यह बिष्ट दोआब कहलाता है। दूसरा आता है बारी दोआब। बारी दोआब यानी कि ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में ये जो एरिया हमारा है, ये बारी दोआब के रूप में इसको हम लोग समझेंगे, ये बारी दोआब कहलाएगा। तीसरा आता है रचना दोआब, रावी और चेनाब नदियों के बीच में, यानी कि ये जो तीसरा पॉइंट है, ये रावी नदी और यहाँ से चंद्रभागा नदियों के संगम से ये चेनाब नदी जो निकलती है, यहाँ आकर के मिलती है, ये कौन सा दोआब हो जाएगा? ये रचना दोआब हो जाएगा। इसके बाद चाज दोआब, यानी कि चेनाब और झेलम के बीच में, तो ये चेनाब नदी और ये इस तरह से आकर के मिलने वाली ये झेलम नदी, तो ये चेनाब और झेलम के बीच में ये जो चौथा है,
इसे हम लोग चाज दोआब के रूप में समझते हैं। पांचवा है सिंध सागर, यानी कि इस झेलम और इस सिंधु के बीच का जो ये एरिया है पूरा का पूरा, इसे हम लोग पांचवा दोआब सिंध सागर के रूप में समझते हैं। तो यहां हमने देखा बिष्ट दोआब ये एरिया, बारी दोआब यहां से ऊपर, ठीक इसके ऊपर रचना दोआब तीसरा, और चौथा जो है चाज दोआब जो चेनाब और झेलम के बीच में है, पांचवा जो झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित ये सिंध सागर दोआब है। तो ये 5 दोआब में इस अपवाह तंत्र को बांटा गया है। यहां तक हम लोग समझ लिए। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा और कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे नोट्स के रूप में, जो लिखा जा सके, जो हमारे रिवीजन के लिए काम कर सके। तो इसको आप लोग देख लें कि अब भारत में सिंधु नदी तंत्र की बात की जाए तो सिंधु नदी यानी कि दमचौक से चिल्लास तक की जो स्थिति है भारत सिंधु नदी की, ये कितनी है 1114 किलोमीटर लंबी। सतलज नदी 1050 किलोमीटर लंबी भारत में इसकी लंबाई है। चिनाब नदी 960 किलोमीटर भारत में, और रावी नदी 725 किलोमीटर। ब्यास की लंबाई कितनी है 470, और झेलम की लंबाई कितनी है 212। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा ये छूट गया था कि राकस ताल से निकलने वाली ये सतलज नदी, चूंकि ये भी ट्रांस हिमालय से निकलती है, मानसरोवर से ही निकलती है, तो भारत में ये कहीं ना कहीं तो प्रवेश करती होगी। जैसे ये सिंधु नदी दमचौक से प्रवेश करती है, तो ये सतलज नदी कहां से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। कहां, किसमें? भारत में। ये शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और शिपकीला दर्रा कहां स्थित है? शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहां तक सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग समझ लिए। तो हिमालयी नदी तंत्र के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली यह एक महत्वपूर्ण नदी है जो पूरब की तरफ हिमालय के समानांतर बह रही है, और कुछ ज्यादा दूर जाकर के पूरब में अचानक एक तीखा मोड़ लेती है दक्षिण की तरफ, और यह मोड़ लेकर के फिर क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है, और फिर ये बांग्लादेश से होते हुए कहां पहुंचती है? बंगाल की खाड़ी में, गंगा के साथ मिलकर के ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। तो यहां इनके उद्गम की बात हम लोग तो कर लिए, इसके कि इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी जो थी उसके विच्छेद का परिणाम है ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन या नदी तंत्र। लेकिन इस यहां तक सिंधु और राकसताल से निकलने वाली सतलज के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब ब्रह्मपुत्र की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है, मानसरोवर के पास से। अब एक प्रश्न यहां पर मैं आपके लिए छोड़ता हूं जिसका उत्तर आपको अंत में मिल जाएगा कि मानसरोवर के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यह किस दर्रे से अलग होती है? इसका जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है यह किस दर्रे से अलग होता है? मानसरोवर बेसिन से या मानसरोवर झील से। कौन सा दर्रा ब्रह्मपुत्र बेसिन को अलग करता है? ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इसकी। जैसे सिंधु नदी इस फेज में चल रही थी तो इधर राइट और इधर लेफ्ट और पश्चिम की तरफ जा करके यह मुड़ती है, अचानक दक्षिण की तरफ आती है। तो इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पहले ऐसे चलती है, यानी पश्चिम की पूर्व की तरफ चलती है, और यहां तक आने के बाद ये अचानक यू टर्न लेती है। यू टर्न पूरा नहीं लेती, मतलब ये दक्षिण की तरफ मूव करती है। यहां से मानसरोवर झील से यह निकली और यहां आकर के ये टर्न लेती है। अब एक बड़ी मजेदार चीज ये है कि जैसे ही ये ऐसे चल रही है तो यहां इधर से आने वाली नदी बाएं साइड से कहलाएगी और इधर से आने वाली दाएं साइड से कहलाएगी। लेकिन दक्षिण की तरफ ऐसे मुड़ करके कुछ दूर आगे चल करके फिर यदि इस तरह से हो जाए तो डायरेक्शन पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो अब हमें समझना यह है कि यहां के बाद जैसे ही ये ऐसे आती है और ये मुड़ती है तो यहां पर यह कौन सी जगह है?
ये नामचा बरवा और ग्याला पेरी के बीच से एक महाखड्ड बनाते हुए ये नामचा बरवा के निकट तीखा मोड़ बना करके यह मुड़ती है और अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तो यहाँ से लोहित और दिहांग नदियां यहाँ मिलती हैं। इसके पहले इसको या तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, बड़ा बवाल है इसमें, इसके कई नाम हैं, सांगपो है और भी कई नाम हैं। फिर उसके बाद दिहांग या दिबांग के नाम से आगे बढ़ती है। फिर ये भारत में यहाँ तक ये आगे बढ़ती है और पूरा गारो पहाड़ी का एक चक्कर लगाते हुए ये आगे बढ़ती है, गारो पहाड़ी का प्रक्षालन करते हुए आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। फिर ये आगे पद्मा के नाम से बढ़ती है और इसी नाम से यह एक डेल्टा का निर्माण भी ये और गंगा मिलकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, तो अब यहां से लोहित और ये दिहांग नदियां मिल रही हैं। तो अब जैसे ही हम लोग इसकी बात करेंगे, इस डायरेक्शन की बात करेंगे, तो इधर से मिलने वाली बाएं साइड यानी कि लोहित और ये दिहांग लेफ्ट हैंड साइड से। अब यहां मिलने के बाद ये नदी इस रूप में हो जाती है, यानी कि अब इस रूप में हो गई तो ये राइट हैंड हो गया। तो राइट हैंड से सबसे पहले कौन सी नदी आकर के इसमें मिल रही है, तो ये सुबनसिरी आकर के मिलती है, ये कामेंग नदी आकर के मिलती है और बेकी और मानस राइट हैंड साइड से मिलने वाली ये दोनों नदियां हैं। और इन्हीं के साथ साथ ये तीस्ता नदी भी आकर के इसमें मिलती है, बांग्लादेश में आकर के इसमें तीस्ता नदी का संगम होता है। और यहीं से यह धुबरी के पास से, असम में धुबरी के पास से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ही यह गंगा के साथ मिल करके डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अब फिर प्रश्न वही आ गया कि इस नदी का भी अपवाह तंत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में, यानी कि कहीं ना कहीं से भारत में इसका प्रवेश होगा। तो इसका उद्गम भारत में, प्रवेश भारत से निकास और इसका संगम, ये चार मूलभूत प्रश्न हो गए। भारत में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर के है, ये मूलभूत प्रश्न हो गया। बाएं से मिलने वाली नदियां और दाहिने से मिलने वाली नदियां, ये मूलभूत प्रश्न हो गया। तो यहां जब इसके अपवाह तंत्र को हम लोगों ने समझ लिया तो अब नोट्स के रूप में हम लोग क्या देखेंगे कि आंगसी ग्लेशियर के पास से, मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से यह निकलती है और संगम कहां होता है, तो ग्वालंदो के निकट पद्मा नदी में इसका संगम होता है और पद्मा नदी यानी गंगा नदी में, और ये आगे पद्मा नदी के रूप में ये आगे बढ़ती है, जिससे कि बंगाल के खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है और किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। और इसकी कुल लंबाई यहां से लेकर के यहां तक, ग्वालंदो तक या बंगाल की खाड़ी तक इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत की जब हम बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां सादिया के पास से लेकर के धुबरी तक की यदि हम बात करें तो 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब प्रश्न आगे बढ़ता है कि भारत में प्रवेश कहां से होता है, तो सादिया के पास दिहांग नाम से यह भारत में प्रवेश करती है और सादिया के ही पास दिबांग और लोहित नदियों के मिलने से, ये लोहित और दिबांग नदियों के मिलने से क्या होता है, यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है और जमुना के नाम से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, जमुना के नाम से यह भारत में प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। सदिया के पास से जब ये आगे बढ़ती है, सदिया का प्रक्षालन करते हुए आगे बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से, और ब्रह्मपुत्र के नाम से ये आसाम यानी धुबरी तक ये ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। जैसे ही धुबरी के आगे बढ़ती है और ये किसमें प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, तो इसका नाम बदल जाता है जमुना। यानी कि तीन नाम तो पहले यहीं पर हम लोगों ने देख लिया, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। इसके पहले इसको हम सांगपो के रूप में जानते हैं। ठीक, तो ये चार नाम हम लोगों ने इसके देखे। निकास तक हम लोग समझ गए। तो अब बाएं से मिलने वाली नदियां और दाहिने से मिलने वाली नदियों की हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो भारत में जब इसका प्रवेश होता है तो यहां से ये लोहित नदी आकर के मिल रही है इसमें, और ये दिबांग नदी आकर के इसमें मिल रही है। ये सादिया जगह का नाम है, सादिया।
और सदिया के ही पास से ये लोहित नदी और ये दिहांग नदी आकर के मिल रही है, और दिबांग नदी। और इसी सदिया के आगे जब ये बढ़ती है तो यहां से निकलने वाली बूढ़ी दिहांग ये आकर के इसमें मिलती है, और ये दिसांग नदी आकर के यहां मिल रही है। यानी कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी बाएं से मिलने वाली नदियों की बात कर रहे हैं। तो बाएं से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है? तो ये दिहांग नदी और ये लोहित नदी। अब यहां दिहांग में आकर के ये इस तरीके से, तो अब अरुणाचल प्रदेश से ये आगे अरुणाचल प्रदेश में ये बह रही है। तो दिहांग और लोहित के बाद यहाँ सदिया के बाद ये ब्रह्मपुत्र हो गई। तो ब्रह्मपुत्र में बूढ़ी दिहांग आकर के मिली और ये दिसांग आकर के मिली। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक नदी और आकर के मिलती है, और इसी के पीछे ये तीजू नदी बह रही है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बाएं से मिलने वाली एक और नदी है धनसिरी जिसका नाम है, ये बाएं से आकर के ये भी मिलती है। थोड़ा सा और आगे यात्रा बढ़ती है ब्रह्मपुत्र की, तो कापिली नदी, यहाँ कापिली नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है, और यहाँ धुबरी के पास से ये जमुना के रूप में, ये प्रोटोकॉल रूट है इसका, बांग्लादेश में ये प्रवेश करेगी। धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और यहाँ पद्मा में, ग्वालंदो के निकट ये पद्मा में मिलेगी। इसी के साथ साथ एक और नदी को हम लोग देखते हैं जो यहाँ से निकलती है, ये बराक नदी, और ये बराक नदी इसके समानांतर बहती है, और यहाँ आकर के ढाका के बाद ये यहाँ आकर के बराक नदी इसमें मिल जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों की। तो दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हम लोगों ने बात किया था सुबनसिरी और ये जिया भरेली, और इसी तरीके से तीस्ता, ये बाएं दाहिने तरफ से आकर के इसमें मिलने वाली नदियां हैं। तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास जो जानकारी आई, वो जानकारी नक्शे को देखने के बाद हमारे पास ये है कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां दिबांग, लोहित, धनश्री और कापिली, और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां मानस, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता और सुबनसिरी। सुबनसिरी सबसे पहले यहाँ आकर के मिलती है, ये सुबनसिरी, फिर सुबनसिरी के बाद संकोच, मानस यानी जिया भरेली, और फिर तीस्ता नदी आकर के इसमें आगे मिलती है। और तो कुल सहायक नदियों के नाम यहाँ से यदि हम लोग जो देखें तो दिबांग, लोहित, ससरी, निम्न दिहांग, नीचे हम लोगों ने देखा था सुबनसिरी, धनश्री, मानस, संकोच, तीस्ता और कापिली तथा दिहांग है। इसके अलग अलग नामों की हम लोग चर्चा किए थे। तो नोट्स के रूप में तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना नदी। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि यहाँ एक तीखा मोड़ ये लेती है, और तीखा मोड़ लेने के साथ ही ये प्रवेश करती है, तो उसको हम लोग दिहांग गार्ज के रूप में, नामचा बरवा के निकट जो गार्ज बनाती है वो दिहांग गार्ज के रूप में हम इसको समझते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। तो अपवाह तंत्र की बात करें तो यहाँ से जो जानकारी निकल करके हमारे सामने आई कि तिब्बत में निकास होता है, तिब्बत से उद्गम होता है, और तिब्बत में ये समानांतर हिमालय के बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, यानी कि भारत में भी इसका अपवाह तंत्र है। और बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से प्रवेश करती है, जहाँ ग्वालंदो में ये गंगा के साथ पद्मा के रूप में मिलती है, जमुना के रूप में पद्मा से मिलती है, और ये कहाँ पहुँचती है? बंगाल की खाड़ी में या डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, ये तीन देशों में इसके अपवाह तंत्र का विकास है। तो प्रश्न था कि यह नदी बेसिन मानसरोवर झील में किस दर्रे से अलग होती है? तो उसका उत्तर है मरियन ला दर्रे से वो अलग होती है। किससे? मानसरोवर झील से, यानी कि अपने उद्गम से। यहां तक हम लोग अब स्पष्ट हो गए, यहां तक हम लोगों ने अपना नोट्स भी कंप्लीट कर लिया। तो थोड़ा सा इस मैप को समझना है, मैप को समझना नहीं है आपको, ये खूबसूरत चीज देखनी है कि इधर से ये गंगा नदी और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आकर के ग्वालंदो के निकट मिलती हैं, और इसके बाद ये कई वितरकाओं में बढ़ते हुए यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। और इस बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये जो खूबसूरत डेल्टा का निर्माण यहाँ पर होता है,
ठीक, इसकी खूबसूरती जरा आप देखिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा ये है और ये हमारे देश की कितनी खूबसूरत चीज है। ठीक, तो यहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी और ये गंगा नदी का संगम यहां पर है। देखिए जरा कितना खूबसूरत है। अब इसके बाद, यहां के बाद अब हमारा अगला चरण शुरू होता है। अब अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को भी समझा, हम लोग नोट्स भी बना लिए हैं, तो अब शुरू होता है हमारा अगला चरण, प्रश्न उत्तरी का। पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने वादा किया था, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है वह है। प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी 1994 में, श्योक, झेलम, कोसी और चिनाब। तो श्योक नदी दाहिने तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी है, और झेलम और चिनाब चूंकि पंचनद की नदियां हैं इसलिए ये भी है। कोसी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, तो सही आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है। तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तो हिमालयी नदी का अपवाह तंत्र ही है, महानदी इसमें नहीं है, सही आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे जो यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया था कि सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है। तो पीर पंजाल से निकलने वाली कौन सी नदी है, तो पीर पंजाल से निकलने वाली नदी झेलम नदी, जो बेरीनाग झरने या शेषनाग झरना जो पीर पंजाल में स्थित है वहां से निकलती है। सही उत्तर हमारा होगा सी, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे कि अरावली पर्वतमाला इस तरीके से जल विभाजक के रूप में काम करता है किसके, सिंधु नदी तंत्र के, और ये सिंधु नदी तंत्र हो गया और ये गंगा नदी तंत्र हो गया। तो इस कटक के ऊपर उठने से ही इस इंडो ब्रह्म नदी का विच्छेद हुआ था। तो सिंधु, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे कि हिमालय के लगातार ऊपर उठते रहने के परिणाम स्वरूप ये नदी इसके समानांतर तो बहती गई, लेकिन फिर अचानक यह दक्षिण मोड़ लेती है और एक तीखा मोड़ बनाते हुए यह काटती है, यानी कि इसने अपनी धारा को लगातार पूर्व की स्थिति में ही बनाए रखा, अतः इसे हम लोग पूर्ववर्ती नदी के रूप में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है। देखिए, सतलज, चिनाब, ब्यास और झेलम। यदि आपने चार्ट बनाया और चार्ट जो हम लोग देख रहे थे उस चार्ट को आपके पास है और याद है, तो इसका उत्तर मैं चाहूंगा कि आप लोग दें। ठीक, चलिए इसका उत्तर हम लोग ले लेते हैं। तो सतलज नदी का प्रवाह, यहां जितनी नदियां लिखी गई हैं इसमें सतलज नदी का प्रवाह सबसे ज्यादा है। कितना, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे कि ट्रांस हिमालय से जो नदी, अब यहां पर जो नदी ट्रांस हिमालय से निकल रही है वही पूर्ववर्ती भी होगी, ये तो तय है। क्यों पूर्ववर्ती होगी कि ट्रांस हिमालय के बाद यहां ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश के बाद जो ये महान हिमालय का उत्थान होता है, तो इस महान हिमालय के उत्थान में यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो महान हिमालय को काटती गई, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदी कहा गया। लगातार इन नदियों ने इनका अपर्दन किया, लेकिन महान हिमालय से जब महान हिमालय का उत्थान होता है और वर्षा के कारण या महान हिमालय के हिम रेखा से ऊपर उठने के कारण जब इसकी चोटियों पर हिमनद बन गए, बर्फ जम गई और उन बर्फों के पिघलने का जो परिणाम हुआ, उस परिणाम के कारण पहले तो घाटियां बनी
फिर नदियों का विकास होता है, नदियों का अपवाह तंत्र का विकास होता है, तो उन्हें अनुवर्ती नदी कहा गया। लेकिन ट्रांस हिमालय की वे नदियां जो इनको काटती गई और अपने मार्ग को वो पूर्ववत, अपने बहाव को, अपने प्रवाह को पूर्ववत वो बनाए रखे, उनको पूर्ववर्ती कहा गया। तो कुल मिलाकर के यहां पर ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तो सतलज नदी है, जो भी ट्रांस हिमालय से नदी निकलेगी वो पूर्ववर्ती नदी के रूप में उसको हम लोग समझेंगे। सतलज नदी सही उत्तर। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, निश्चित रूप से अभी हम लोग डिस्कस किए थे, सही आंसर। हिमालय पार से निकली नदियां हैं, तो हिमालय पार से जो नदियां निकली हैं अभी हम लोग बात किए थे कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, सही आंसर हमारा यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य में से चिनाब नदी गुजरती है? CDS 2005 में यह प्रश्न था कि निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? तो सही आंसर इसका होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा ये तो गलत है। ताप्ती और ब्यास ये कहाँ उत्तर और ये कहाँ दक्षिण? ब्रह्मपुत्र और सिंध ये सही आंसर है, लगभग एक ही है ब्रह्मपुत्र और सिंध। एक ही जगह से मानसरोवर ग्लेशियर के ही पास, यंगडुंग ग्लेशियर के ही आसपास से इनका उद्गम होता है, जो मरियन ला दर्रे से पृथक होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में विच्छेद का फल है। कारण कि पोतवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतरण हुआ। अब यहां पर हम लोग जो पूर्व में बात किए थे उसके जो इंडो ब्रह्म नदी पर हम लोगों ने कहानी सुनी थी, उस कहानी के अनुसार ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बीपीएससी 2000 और आईएएस 2008 में यह प्रश्न था कि यहाँ नदी का नाम दिया है और यहाँ मुख्य नदी का नाम दिया है। चंबल, नर्मदा नदी, सोन, यमुना नदी, मानस, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है, कौन कौन से इसमें सुमेलित हैं। तो यहां हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन सा सुमेलित है। तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जबकि सोन नदी गंगा में जाकर के मिलती है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो यहां पर सही आंसर हमारा होगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि केवल डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। आईएएस 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि एक जगह यह है, यहां से एक नदी निकलती है, दो नदी निकलती है एक ही जगह से। एक नदी उत्तर की तरफ जाकर के एक मुख्य नदी में मिलती है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरने वाली नदी के साथ मिलती है, और एक नदी यहां अरब सागर में आकर के मिलती है। तो ये जगह जो है, ये जगह कौन सी होगी? तो कहीं ना कहीं यह जगह अमरकंटक का पठार ही होगा, जहां से कि नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। सोन नदी आकर के पटना के समीप किसमें मिलती है? गंगा नदी में, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदी है, और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो सही आंसर इसका होगा ए, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? आईएएस 2010 में यह प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो केवल ब्यास और चिनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल चिनाब, रावी और सतलज। लेकिन सही उत्तर यदि हम देखें तो ब्यास भी, चिनाब, रावी, सतलज सिपकीला दर्रे से इसमें प्रवेश करती है, और यमुना। यानी कि ये सारी की सारी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? अब पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि इधर से हमको
इधर जाना है, पहले यहाँ फिर ये और ये। तो यहाँ जब हम लोग बात करेंगे तो श्योक नदी हमारी होनी चाहिए, बात को समझना पड़ेगा। श्योक नदी हमारी होनी चाहिए पश्चिम से पूरब। सही अनुक्रम क्या है? IAS 2006 का यह प्रश्न था। तो जब पश्चिम से पूरब की हम बात करेंगे तो श्योक, जास्कर और स्पीति और सतलज, यानी कि जब हम देखते हैं तो सिंधु नदी इस तरीके से आकर के मिलती है। यहाँ श्योक नदी मिल रही है और इसके बाद यहाँ जास्कर नदी, बाएं से मिलने वाली पहली नदी। इससे पहले ही स्पीति नदी यहाँ मिलती है, लेकिन सतलज नदी यहाँ से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? इसी के पास से, यहाँ से राकसताल से निकलती है सतलज नदी। तो अब इस आधार पर हम देखेंगे तो पश्चिम में श्योक, ये जास्कर, ये स्पीति जो सिंधु नदी में मिलती है, और ये सतलज नदी। तो अब जाकर के हमारा ये हो गया कि श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज, पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? IAS 2009 और UP PCS 2010 का यह प्रश्न था। तो यहाँ ब्यास, रावी, चिनाब सबका उद्गम कहाँ से है? भारत से है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय से, राकसताल से निकली हुई नदी है। अतः उत्तर हमारा डी सही होगा, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लेह अवस्थित है। RO 2013 में यह प्रश्न था। लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर और सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो लेह की स्थिति को हम लोग समझ लें। लेह की जो स्थिति है वो नक्शे में हम लोग जब देखते हैं, इस तरीके से भारत के नक्शे की हम लोग बात करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो लेह की जो सिचुएशन है वो अब लेह की सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई है। ये लेह हो गया और यहाँ से जो ये एरिया हमारा निकल रहा है, ये एरिया, अब ये एरिया हमारा आ जाता है किसमें? ये J&K हो गया और ये लेह और लद्दाख रीजन, ये लद्दाख रीजन हो जाता है। और लद्दाख रीजन से ही यहाँ से जो सिंधु नदी निकलती है वो यहाँ लेह जिले से ये आगे बढ़ती है। तो अब जो है लेह सिंधु नदी के दाहिने तरफ पड़ेगा। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? सिंधु नदी के दाएं तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? UP PCS मेंस 2007 का प्रश्न था कि संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच में, या असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में, बिहार एवं झारखंड के बीच में? तो सही आंसर इसका है कि संकोश नदी इस तरीके से आकर के यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिलती है, तो ये इधर का एरिया पश्चिम बंगाल और इधर का एरिया ये आसाम का एरिया हो जाता है और ये पश्चिम बंगाल का एरिया हो जाता है। यानी कि ये जो संकोश नदी है ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा निर्धारित करता है। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बरात, लोहित, सुबनसिरी। IAS 2014 का प्रश्न है, उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है या बहती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है कि लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर के, सुबनसिरी ऐसे आकर के बहती है और लोहित यहाँ आकर के ये जैसे ही यहां से आकर के ऐसे ये मुड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी इस दिहांग महाखंड के बाद, तो लोहित यहां आकर के मिलती है और सुबनसिरी ऐसे आकर के इसमें मिलती है। यानी कि लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से मिलने वाली नदियां हैं, जबकि बराक नदी इसके समानांतर बहती है। और कहां तक बहती है? ये ग्वालंदो से पूर्व में, ये बांग्लादेश में इसके समानांतर तब तक बहती है जब तक कि यह नदी जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश न कर जाए। ठीक, तो अब
इस तरह से उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, लोहित और सुबनसिरी, केवल बी 2 और 3। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत में युरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? निश्चित रूप से युरलुंग जंगबो, संगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, ये सारे नाम किसके हैं? ब्रह्मपुत्र के सारे नाम हैं। बीपीएससी 2015 में यह प्रश्न था, हमारा उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? यूपीपीसीएस मेंस 2016 में यह प्रश्न था, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसको पद्मा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। उत्तराखंड पीएससी 2016 में यह प्रश्न था, क्या है? बिष्ट दोआब रावी तथा चिनाब के मध्य, बारी दोआब रावी तथा ब्यास के मध्य, रचना दोआब ब्यास तथा सतलज के मध्य, चाच दोआब चिनाब तथा झेलम के मध्य। तो एक चीज हमें समझना होगा कि यहां हम लोग चारों दोआब के बारे में, 5 दोआब के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो यदि आपने लिखा है तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। मैं इसके लिए कुछ समय आपको दे रहा हूं, 10 सेकेंड का, 20 सेकेंड का समय आपको दे रहा हूं, ताकि आप देख करके, यदि आपने गहराई से समझा है इसको, 1 2 3 4 5, पांचवा यहाँ सिंधु नदी, और सिंधु नदी से आकर के ये जो नदी मिल रही है इसके बीच का 5वां यहां पर, चौथा, और इसी के साथ मिलने वाला ये, और ये ऐसे, हालांकि ये नदी आकर के इस नदी के साथ यहाँ मिठानकोट में इस तरह से मिलन हो रहा है। तो इसके बीच में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां हम लोगों ने पढ़ा था। तो बिष्ट दोआब किसके किसके बीच में है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। बिष्ट दोआब, ये जो सतलज नदी है, सतलज के ऊपर कौन सी नदी? ये ब्यास नदी है। तो जो पहला दोआब है बिष्ट दोआब, वो सतलज और ब्यास नदी के बीच में आता है। तो A का तीसरा हो जाएगा। अब A का तीसरा हम लोग इसमें ढूंढें कि कहां कहां है, तो A का तीसरा केवल एक जगह है, बाकी और कहीं नहीं है। तो जब और कहीं नहीं है तो हमारा सारा आंसर, ये ऑप्शन वो खत्म हो जाएगा और केवल एकमात्र ऑप्शन हमारा जो बचेगा वो यही है। ठीक, तो अब A का तीसरा यानी बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के मध्य, तो बारी दोआब किस में आ जाएगा? रावी और ब्यास के मध्य, यानी कि ये जो दूसरा दोआब है ये बारी दोआब, बारी दोआब के बाद कौन सा आता है? रचना और चाच दोआब। तो ये रचना जो है रावी और चिनाब नदियों के बीच में आता है, और चाच दोआब किस में आएगा? तो चाच दोआब हमारा आएगा चिनाब और झेलम के बीच में चाच दोआब आएगा। तो सही उत्तर हमारा A। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि तीस्ता नदी के संदर्भ में, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। ठीक, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा प्रश्न है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यह कथन हमारा हो गया। अब आईएएस 2017 में यह प्रश्न था, अब पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से एक ठो सही है या सारे सही हैं, क्या है? तो यहां अब हम लोग देख रहे हैं कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। तो बड़ी चीज तो यह है कि तीस्ता नदी का उद्गम ब्रह्मपुत्र के उद्गम में अंतर है, यह कट जाएगा, यह गलत हो गया। अब दूसरी बात आती है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है। ठीक, और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है, यह सही है। अब बात आती है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, यह गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, न कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। ठीक, तो इस हिसाब से यह भी गलत है और यह भी गलत है। सही ऑप्शन हमारा एकमात्र एक ठो है, वो 2। तो अब ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा
सही आता है, तो केवल 2 यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक, तो इस तरह से आज की कक्षा हमारी संपन्न होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।